हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से मलिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम संविधान हमने चला रखा था अपने टॉपिक में। आज हम उद्देशिका प्रस्तावना कवर करेंगे, जो हमारे संविधान निर्माण की प्रारंभिक स्थिति है। वीडियो को संपूर्ण देखें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, 1947 में क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस वक्त जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी? 299, 289 289 संविधान सभा में उपस्थित, और सिग्नेचर कितने में किए थे? 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से सिग्नेचर किए थे। ठीक है, जिनमें 8 महिलाएं थी। जिनमें क्या थी? 8 महिलाएं थी। ये क्या थे? कुल सदस्य, यानी टोटल मेंबर कितने थे? 284। और इन मेंबरों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? लेडीज कितनी थी? 8। और 299 में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। 299 में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और वैसे कितनी थी? 8 महिलाएं थी। वैसे जब सिग्नेचर हुए थे तो कितनी थी? 8। यानी कि संविधान पर कुल कितने के सिग्नेचर हुए थे? 284 के। क्योंकि मैं पहले कुछ इसके टॉपिक बता चुका हूँ, इसलिए आज इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो 284 सदस्यों ने संविधान पे क्या कहते हैं? सिग्नेचर किए थे। ठीक है, ये हुआ। इसके उपरांत अब हम बात करते हैं उद्देशिका प्रस्तावना। उद्देशिका प्रस्तावना, ठीक है। उद्देशिका प्रस्तावना को सबसे पहले अपनाया किसने था? यूएसए ने इसे अपना लिया था। किसने अपना लिया था? यूएसए ने। लेकिन उसके बाद में दूसरा देश कौन सा बना था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा देश कौन सा बना था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम सबसे छोटा महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे महाद्वीप ने भी इसे अपनाया था। वहीं से हमने यानी कि इंडिया ने वहीं से, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत ने कहां से? ऑस्ट्रेलिया से किसे अपनाया है? उद्देशिका प्रस्तावना को अपनाया है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत ने उद्देशिका प्रस्तावना को कहां से अपनाया है, तो कहां से अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे भारत ने अपनाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। अब बात करते हैं दूसरी। भारत में इसे लेकर कौन आया था? भारत में इसे लेकर कौन आया था? तो 13 दिसंबर 1946, यानी कि 13 दिसंबर 1946 में कौन लेकर आए थे? पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लेगा। 22 जनवरी 1946 को इसे अपना लिया गया। ठीक है, तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1940 को क्या हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। फिर पंडित नेहरू लेकर किस आए थे? उद्देशिका प्रस्तावना को लेकर आए थे। तो 13 दिसंबर 1940 को इसे लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। अब उद्देशिका प्रस्तावना है क्या, ये देख लेते हैं।
उद्देशिका प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? हमारे राजनेताओं की कुंजी भी कहा जाता है। राजनेताओं की कुंजी यानी क्या कहा जाता है? की चाबी कहा जाता है एक प्रकार से। यानी कि हमारे जो राजनेता थे उनकी चाबी कहा जाता है। यानी कि उनकी मानसिकता कैसी थी, क्या वे चाहते थे संविधान निर्माण में, क्या क्या प्रारूप था। एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो उद्देशिका को, जैसे कोई मूवी रिलीज होने से पहले उसका क्या आ जाता है? ट्रेलर आ जाता है। तो उसी प्रकार का ट्रेलर क्या है? उद्देशिका प्रस्तावना। यानी कि हमारा आगे संविधान क्या विचार है, क्या स्थिति है संविधान की, वो सारी की सारी हमें कहाँ पर नजर आ जाती है? एक प्रकार से शॉर्ट में वो आ जाती है उद्देशिका प्रस्तावना में। यानी कि भारत का संविधान कहता क्या है। ठीक है, तो राजनेताओं की कुंजी कहा गया। अब इसे राजनेताओं की कुंजी कहा गया। जब इसे लेकर आए थे 1940 में, तब इसमें कुछ शब्द थे। यानी कि 3 शब्दों को तो बाद में जोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले भी इसमें कुछ शब्द थे, जैसे संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो शब्द आएगा यहां पर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से 3 शब्द कौन से ऐसे हैं जो उद्देशिका प्रस्तावना में पहले से ही उपस्थित थे, तो वे तीनों शब्द कौन से हैं? संप्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये तीनों शब्द संविधान में पहले से ही क्या थे? यानी कि उद्देशिका में पहले से ही क्या थे? उपस्थित थे। बाद में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, और 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द हमने बाद में जोड़े। इस अखंडता को गणराज्य से जोड़कर देखा जाता है, उसी के अंदर का एक भाग है। इसी वजह से उद्देशिका में कितने शब्द है? 5 शब्द है, लेकिन कितने बैठते हैं? 6 बैठते हैं। लेकिन अखंडता किसके अंदर का? गणराज्य के। अब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1940 में जोड़ा गया था। 42वें अमेंडमेंट 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या है? इसके शब्द है, ये इसके शब्द है। अब उद्देशिका प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय, यानी कि कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और उपासना, और इससे अलग क्या दी जाती है? समानता दी जाती है। कौन कौन सी समानता, किस प्रकार की समानता दी जाती है? जैसे धर्म की, वैभव की, ये क्या है? समानता है। अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता है, ये क्या है? सभी स्वतंत्रता है। यानी कौन सी स्वतंत्रता? सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। ठीक है, यानी कि कौन सी? सामाजिक स्वतंत्रता। फिर आएगी हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिर आएगी हमारी वैभव की, फिर हमारी धर्म की। ये क्या है? सब स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर में क्या मिलेगी? समानता का अधिकार। ये सब किसमें? ये हमारी उद्देशिका प्रस्तावना में। सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या होता है प्रारंभ? उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहां से उद्देशिका प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं कुछ केस की, जैसे इन री बेरुबारी 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। किसमें कहा था? इन री बेरुबारी में 1960 में
क्या कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, नकार दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस केस में यह कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, तो इन री बेरू बारी में कहा गया था। फिर सेकंड आता है उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का अंग है, सॉरी संविधान का भाग है। भाग याद रखना कि वर्ड में मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, और वहां पर कहते हैं कि याद तो सारा था लेकिन मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्यों होती है आज मैं बताऊंगा। छोटे छोटे वर्डों में मिस्टेक हो जाती है, जैसे इन री बेरू बारी, और एक कब था 1960। ठीक है, फर्स्ट केस होगा और इसने कह दिया कि संविधान का अंग नहीं है, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। सेकंड केस आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती 1973 में कहा गया उद्देशिका संविधान का भाग है। क्या है? भाग। याद रखना, उद्देशिका संविधान का भाग है, और उद्देशिका उतना ही महत्व रखती है संविधान में जितने संविधान के अन्य भाग रखते हैं, जितना संविधान के अन्य भाग रखते हैं। उद्देशिका संविधान का भाग है और ये अन्य के साथ ही, यानी कि अन्य भाग जैसे महत्व रखते हैं वैसे ये भी महत्व रखती है, किंतु उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल खंडित कर देता है यहाँ पर कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है तो केशवानंद भारती में स्पष्ट कहा गया था उद्देशिका संविधान का एक भाग है। किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती में कहा गया था। ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद में तीसरा केस आता है रामास्वामी। कौन सा आता है? रामास्वामी 1992। ठीक है, इसमें आता है, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को कुछ चेंज करते हुए क्या कहा था? ये कह दिया था कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। ठीक है, उद्देशिका क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। रामास्वामी केस 1992 में क्या कहा था? अभिन्न अंग है। जबकि केशवानंद भारती में क्या कहा गया था? भाग है। भाग और अभिन्न अंग दोनों में डिफरेंट है, याद रखना है। भाग और अभिन्न अंग दोनों में क्या है? डिफरेंट है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो जब अभिन्न अंग आएगा तब रामास्वामी आएगा, और जब भाग आएगा तब क्या आएगा? केशवानंद भारती आएगा। इतना याद रखना है। इसके उपरांत एम हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश थे हमारे। ठीक है, और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में एम हिदायतुल्लाह ने यह कहा था कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उद्देशिका प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। उद्देशिका प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने कहा था। एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही आया है कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह किस व्यक्ति ने कहा था? एम हिदायतुल्लाह ने कहा था, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद था, यानी कि अगर बनाम था किसका था? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो केस था। ठीक है, तो संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये याद रखना। ठीक है, इतना हुआ। इसके उपरांत
अब 5 शब्द जो थे हमारी उद्देशिका में उन पर नजर डालते हैं। कौन से थे? 5 शब्द, जैसे संप्रभुत्व, संपन्न, ठीक है। दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक, और पांचवा है गणराज्य। पांचवा क्या है? गणराज्य। तो ये 5 शब्द है जो हमारे उद्देशिका प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव में कितने शब्द है? 5 शब्द। सबसे पहला शब्द संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है, इस शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है। यानी कि भारत किसी के भी अंतर्गत क्या नहीं है? अधीन नहीं है, यानी किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारत स्वयं एक स्वतंत्र देश है और यह अपने फैसले स्वयं ले सकता है। यह अपने किसी एक भाग को किसी दूसरे देश को दे सकता है तथा उसके किसी भाग को अपने देश में ले सकता है। भारत युद्ध में खुद स्वयं झुक सकता है और अपने युद्ध से खुद बाहर निकल सकता है। यानी कि वो एक प्रकार से क्या है? स्वतंत्र देश है। सीधा सा तात्पर्य क्या है? भारत एक स्वतंत्र देश है, इससे सीधा सा तात्पर्य यह है। और वह स्वयं अपने फैसले ले सकता है। जैसे G20 सम्मेलन हो गए, G7 हो गए, इसमें अगर भारत चाहे तो वो अपने आप क्या है? आत्मनिर्भर है, भाग ले सकता है, जैसे दूसरे देश लेते हैं अगर भारत को इन्वाइट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में समाजवादी। समाजवादी शब्द क्या है? समाजवादी यानी कि भारत में सभी को एक समान सामाजिक समानता प्रदान की जाएगी। यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें सभी व्यक्तियों का बराबर का हक होगा। उसमें सभी व्यक्तियों का क्या होगा? बराबर का हक होगा। ये क्या है? उसकी समानता होगी। जैसे अवसर की समानता, आर्टिकल 16, अवसर की समानता। लेकिन अपवाद आरक्षण है तो वो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी, ठीक है। तो समाजवादी समानता यानी अवसर की समानता। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष। भारत में जाति, लिंग आधार, मूलवंश के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किए जाने का। यानी कि ये भेदभाव जैसे आर्टिकल 15 में कहा गया है वैसे ही यहाँ पर भी है कि किसी को भी जो हमारे समाज में रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य जितने भी 28 स्टेट हैं, तो इनमें किसी के भी आधार पर क्या नहीं होने का? कोई भी किसी भी स्थिति में कोई भेदभाव नहीं होने का। ये क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष को हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द की बात कर रहा हूँ खाली में, ना कि उद्देश्य के लिए। पंथ निरपेक्ष कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में लोकतांत्रिक। भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है। भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है, यानी कि लोगों का तंत्र है, जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या लेती है? चुनाव में भाग लेती है। तो लोकतंत्र जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा समर्पित शासन। यानी कि किसका शासन है? जनता का शासन है। वो क्या है? लोकतंत्र है। हम सभी क्या है? लोकतंत्र के वासी है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद में गणराज्य। गण यानी कि भारत में किसी भी राजा का शासन नहीं है। भारत वंशानुगत शासन पे वो भारत वंशानुगत शासन में क्या नहीं रखता है? अपनी यथावत स्थिति नहीं रखता है। भारत में कैसा शासन है? जनता का शासन है। यानी कि यहाँ का जो राजा है, जो राष्ट्रपति है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। अब ये मत सोचना कि एमपी वोट डालते हैं, एमएलए वोट डालते हैं, ठीक है। तो वे एमपी और एमएलए जितने भी है वे किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और इसी वजह से क्या किया गया है? ये किया गया है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य को ही राजगद्दी पर बैठाया जाता है। अखंडता इसके बाद की बात है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा एक अखंड देश एक अखंड देश है। अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत सभी को समानता प्रदान करता है। ये क्या है? उद्देश्य का प्रस्तावना है।
ये क्या है, उद्देश्य का प्रस्तावना है। ठीक है, ये कंप्लीट है। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बता देना मुझे। ठीक है, ये क्या है, आपका उद्देश्य का प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। उद्देश्य का प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया है, कितने शब्द हैं, अभी वर्तमान में उद्देश्य का प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है, 5 शब्द है। प्रारंभ में उद्देश्य का प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे, 3 शब्द थे। जैसे संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा कौन सा था, संप्रभुत्व संपन्न पहले था, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये तीनों के तीनों शब्द क्या थे, पहले थे। जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को बाद में जोड़ा गया था। 42वें अमेंडमेंट 1976 को किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इतना क्लियर हुआ। उद्देश्य का प्रस्तावना को संविधान सभा में कौन लेकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे लेकर आए थे। इसके उपरांत क्वेश्चन बनता है, उद्देश्य का प्रस्तावना का प्रारंभ कहां से होता है, हम भारत के लोक से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन है मोटे रूप में, देख लेना अच्छे से अपनी बुक में भी। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।